हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में मैं IS3370 के इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस को कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी स्टेट PSC असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स देने वाले हैं उनके सिलेबस में ये वाटर टैंक एंड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स सिलेबस में दिया हुआ है RCC के। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस सीरीज। सो लेट्स गो थ्रू द वीडियो। सबसे पहले जो IS3370 है, इसमें हमारे 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी इस वीडियो में, दैट इज पार्ट 1 ऑफ IS3370, जो कि बात करता है कि हमारे जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें अगर आप लिक्विड स्टोर करके रख रहे हो तो हमारी क्या डिजाइन रिक्वायरमेंट्स और कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, वो पार्ट 1 में कवर्ड है। तो ये हमारी एक तरीके से जनरल रिक्वायरमेंट्स होंगी। जनरल रिक्वायरमेंट्स मींस दे आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। अब कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हमारे कितने तरीके के हो सकते हैं जिसमें हम लिक्विड को स्टोर कर सकते हैं। एक तो हो सकता है हमारी प्लेन कंक्रीट का आपका स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ हो, दूसरा हो सकता है कि आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर हो जिसपे आप लिक्विड स्टोर कर रहे हो, तीसरा हो सकता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का स्ट्रक्चर जिसपे आप लिक्विड स्टोर कर रहे हो। तो इन तीनों कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए क्या हमारे डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस कोड में हम कवर करेंगे। बाकी जो प्लेन कंक्रीट के लिए हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं वो प्लेन कंक्रीट नहीं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए जो हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं वो पार्ट 2 में दिए हुए हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए हमारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो पार्ट 3 में दिए हुए हैं, और जो पार्ट 4 है बेसिकली IS3370 का, दैट इज रिलेटेड टू द डिजाइन टेबल्स। जो डिजाइन हमें करनी है उसके लिए कुछ रेफरेंस के लिए डिजाइन टेबल्स दी हुई हैं पार्ट 4 में। तो आपको ये कोड की सीरीज याद रखना है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में क्या डिफरेंस है, because all are related to the structures which are used for the storage of liquids। अब जो लिक्विड आप स्टोर कर रहे हो ये लिक्विड कौन कौन से हो सकते हैं, इसके लिए कोड ने इसी 3370 पार्ट 1 में स्पेसिफिकेशन दिया है। तो जो बेसिकली लिक्विड्स हैं जो हम इन स्ट्रक्चर्स में स्टोर करने वाले हैं, जिसके लिए प्रोविजंस स्पेसिफाई किए गए हैं, वो मेनली हमारा वाटर है। और इसीलिए इन स्ट्रक्चर्स को हम, जब वाटर वाले स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, वाटर टैंक्स बोलेंगे। तो इनडायरेक्टली दीज specifications are applicable to the design and construction of water tanks। ठीक है, तो इसमें हम जनरल रिक्वायरमेंट्स की बात करने वाले हैं जो कि सभी प्लेन कंक्रीट, RCC और PSC कंक्रीट के लिए पार्ट 1 में स्पेसिफिकेशन दी गई हैं। और किन लिक्विड्स के लिए ये स्पेसिफिकेशंस एप्लीकेबल नहीं है वो भी सारी चीजें कवर करेंगे इसमें। तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं IS3370 कोड की, कि हमारा इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अडॉप्ट किया था IS337 को, और सबसे पहली बार ये स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया था 1965 में। उसके बाद बहुत सारे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आए, तो उसमें बहुत सारे रिवीजन्स और अमेंडमेंट्स किए गए, और अभी जो रिवाइज्ड कोड की हम बात कर रहे हैं वो हमारा 2009 का वर्जन है। ठीक है, अब जो हम डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं स्पेशली रेनफोर्स कंक्रीट और प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में लिक्विड को स्टोर करने के लिए, वो बेसिकली 3 फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है। पहला फैक्टर ये है कि उस समय हमारा प्रिवेलिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस क्या थी, दूसरा कि जो मटेरियल आप यूज करने वाले हो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और तीसरा कि हमारी किस क्लाइमेटिक कंडीशन में आप स्ट्रक्चर को बना रहे हो। इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पर जो भी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजीज हैं वो इस कोड ने ले डाउन किया। ठीक है, तो ये एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी स्टैब्लिश करने के लिए कि हम जब स्ट्रक्चर डिजाइन करें तो देयर शुड बी यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब जो कॉमन मेथड्स हैं डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए वो बेसिकली इस स्टैंडर्ड में कवर किए गए हैं, और इसमें यह अज्यूम किया गया है कि जो भी लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स आप डिजाइन कर रहे हो, चाहे वो प्लेन कंक्रीट का हो, रेनफोर्स कंक्रीट का हो या प्री स्ट्रेस कंक्रीट का हो, वो एक क्वालिफाइड इंजीनियर कर रहा है और उसका एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस सुपरवाइजर के अंडर होगा। जो सबसे प्राइमरी फैक्टर है जो डिजाइन को गवर्न करने वाला है वो है हमारा
लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स जिसे हम बोल रहे हैं, बेसिकली स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को हम लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं, बिकॉज लिक्विड हम रिटेन कर रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स के अंडर में। वहां पर उस स्ट्रक्चर की जो परमेबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो हमारी कम होनी चाहिए। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के लिए सबसे प्राइमरली जो डिजाइन फैक्टर है वो हमारा परमेबिलिटी है, बिकॉज ये हमारा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेबिलिटी के लिए, जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी IS 456 से कोडल प्रोविजंस में डिस्कशन किया था। बिकॉज परमेबिलिटी, अगर हम रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें, आप पानी को स्टोर करने वाले हो, लिक्विड को स्टोर करने वाले हो, तो वहां पर उसका लीकेज ना हो, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट इफेक्ट लीकेज पे नहीं, साथ साथ हमारा जो परमेबिलिटी है वो किस किस फैक्टर्स को अफेक्ट करेगी, रेजिस्टेंस टू लीचिंग, केमिकल अटैक, इरोजन, अब्रेशन एंड फ्रॉस्ट डैमेज और प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन ऑफ एम्बेडेड स्टील, ये सारे फैक्टर्स गवर्न होंगे हमारी परमेबिलिटी से। तो ये एस्पेक्ट हमारा इस कोड में, सभी कोड में बेसिकली कंसीडर किया गया है डिजाइन के लिए। और ये बोला जा रहा है कि डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, अच्छे कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो कंक्रीट यूज करनी होनी चाहिए वो डेंस कंक्रीट होगी, एडिक्वेट कंक्रीट कवर होगा, डिटेलिंग प्रैक्टिसेस अच्छी होंगी, क्रैकिंग कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट primarily factor for design and construction of these liquid retaining structures, and very well planned quality assurance measure जो कि हमारे IS 456 के लाइन में होंगे, और good construction practices particularly in relation to construction joint should be ensured। ठीक है, अब इस कोड में कौन कौन से लिक्विड्स की डिजाइनिंग के लिए कंसिडरेशन किया गया है, क्या स्पेसिफिकेशंस हमारे कहाँ कहाँ पर अप्लीकेबल हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं अप्लीकेबल हैं, इसके बारे में हम डिटेल बात कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले जो रिवीजन पब्लिश हुआ था उसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो अलाउड था कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, वो हमारा 530 kg पर मीटर क्यूब था। लेकिन अभी 2009 के रिवीजन के अकॉर्डिंग इसको लिमिट कर दिया गया है 400 kg पर मीटर क्यूब। अभी हम फर्दर बात करेंगे इन चीज़ों पर। और जो ड्यूरेबिलिटी का क्लॉज है ऑलरेडी हमारा IS 456 में दिया हुआ है, तो वो हमारा इसमें कंसीडर किया जाएगा फॉर डिजाइन ऑफ लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स आल्सो। अब आते हैं, दिस इज द पार्ट 1 जनरल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें ये पहला जो क्लॉज है दैट इज रिलेटेड टू स्कोप, जिसमें कहता है कि ये हमारा जो पार्ट 1 है ये हमारा ले डाउन करता है जनरल रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन रेनफोर्स्ड एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर इंटेंडेड फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड, जिसमें हम लिक्विड्स को स्टोर करने वाले हैं, जिसे आप लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। तो ये लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में जो लिक्विड है वो मेनली वाटर है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये ओनली वाटर नहीं है, दिस इज मेनली वाटर। ठीक है, अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं आरसीसी के लिए मैंने आपको बताया पार्ट 2 है। आरसीसी के अगर हम लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं स्पेसिफिकली, और IS3370 पार्ट 3 इज फॉर डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। अब इस कोड में जो जो चीजें कवर नहीं है वो क्या नहीं कवर है, जो स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं वो हमारे स्पेसिफिकेशंस आपके, अगर जो लिक्विड आप यूज करने वाले हो स्टोरेज के लिए, वो अगर हॉट लिक्विड्स हैं या ऐसे लिक्विड्स हैं जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम है और पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा, ऐसे जो लिक्विड्स हैं बेसिकली ये फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल्स की तरह यूज किए जाते हैं। उसमें आता है आपका पेट्रोल, डीजल एंड ऑयल। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जहां पर इन तरह इस सब लिक्विड्स को स्टोर करने वाले हैं, वहां पर ये IS3370 के कोडल प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। और साथ ही साथ जो कवर डैम्स हैं, पाइप्स हैं, पाइपलाइंस हैं, लाइन स्ट्रक्चर्स हैं, डैम प्रूफिंग ऑफ बेसमेंट्स हैं, यहाँ पर भी इनको हम लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में नहीं ट्रीट करेंगे। और जो श्रिंकेज की, जहाँ जिन स्ट्रक्चर्स में लिक्विड को स्टोर कर रहे हैं वहाँ पर स्पेशल प्रॉब्लम जो श्रिंकेज की वजह से जनरेट हो रही हैं, जहाँ पर हमारा केमिकल अटैक होने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे कंसिडरेशंस भी इस कोड में नहीं लिए गए हैं। ठीक है, तो जनरली हमारी ये रिकमेंडेशंस कहाँ पर एप्लीकेबल है, स्टोरेज एट नॉर्मल टेम्परेचर। सबसे पहले कि जो लिक्विड आप स्टोर कर रहे हो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हो। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर बेसिकली आप कह सकते हो कि इट इज अराउंड नियर अबाउट रूम टेम्परेचर। और लिक्विड्स कैसे होंगे, एक्वस लिक्विड्स होंगे एंड सॉल्यूशंस व्हिच हैव नो डिट्रीमेंटल एक्शन ऑन कंक्रीट एंड स्टील। ठीक है, मतलब जो लिक्विड आप स्टोर कर रहे हो उसका कंक्रीट और स्टील में अगर कुछ हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है तो ये डिजाइन स्पेसिफिकेशन से आप नहीं डिजाइन करोगे।
ठीक है, आपको स्पेशल लिटरेचर्स को फॉलो करना होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज है दैट इज 1.3, जो कि कहता है कि जो आप आरसीसी टैंक बनाने वाले हो उसकी जो स्टेजिंग होगी आरसीसी की, जिस पर आप ओवरहेड वाटर टैंक रखेंगे, वो उसका जो डिजाइन स्पेसिफिकेशंस है, क्राइटेरिया है, वो गवर्नड है हमारे IS 11682 से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आरसीसी स्टेजिंग के लिए जहां पर आप ओवरहेड वाटर टैंक्स आप बना रहे हो, वो हमारे स्पेसिफिकेशन गवर्नड है IS 11682 से। उसके बाद जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है वो हमारी IS 456 और IS 1343 जो कि प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स के लिए है, वो हम कंसीडर करेंगे मटेरियल स्पेसिफिकेशन के लिए। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमें पोरस एग्रीगेट्स नहीं यूज करने हैं बिकॉज दे विल इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। और ऐसे पोरस एग्रीगेट्स कौन से हैं, जिसमें स्लैग है, हमारा क्रस्ट ओवरबर्न्ड ब्रिक्स हैं, टाइल हैं, ब्लोटेड क्ले एग्रीगेट्स हैं और सिंटर्ड फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स हैं। विच शैल बी अलाउड फॉर पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर आइदर इन कॉन्टेक्ट विथ लिक्विड्स ऑन एनी फेस आर इंक्लोजिंग द स्पेस अबव द लिक्विड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे आपका ये टैंक है, अगर आप यहां तक इस पे लिक्विड स्टोर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर वाले पोर्शन में आप पोरस एग्रीगेट्स यूज कर सकते हो। वो किसी भी पार्ट में स्ट्रक्चर के अलाउड नहीं है, चाहे वो फेस पे हो या इंक्लोजिंग द स्पेस अबव द लिक्विड, या ये वाला पोर्शन हो जो कि लिक्विड के ऊपर जो स्पेस बच रही है, तो वहां पर भी आपको कोई भी पोरस एग्रीगेट नहीं यूज करना है जो कि हमारी परमेबिलिटी को इंक्रीज करे। उसके बाद आता है कि ज्वाइंटिंग मटेरियल। ज्वाइंटिंग मटेरियल बेसिकली हम यूज करेंगे जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स होंगे। इसके बारे में मैंने आपको IS 456 में एक्सप्लेन किया था। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स में आप जो यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको सील करना होगा ज्वाइंट्स को, अदरवाइज लीकेज हो जाएगा लिक्विड रिटर्निंग स्ट्रक्चर से। तो जो कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, वो ज्वाइंट फिलर्स, ज्वाइंट सीलिंग कंपाउंड्स एंड वाटर बार्स। वाटर बार्स बेसिकली एक स्पेशल टाइप के हमारे फ्लेक्सिबल टाइप के मटेरियल्स हैं, बेसिकली जनरली इन जनरल PVC के बने होते हैं, जो कि कंक्रीट के जॉइंट्स को सील करने के लिए यूज किए जाते हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर फिक्सिट एक कंपनी है, वो ये बार्स बनाती है। तो वाटर बार्स इज बेसिकली द PVC फ्लेक्सिबल टाइप के एलिमेंट्स हैं जो कि हमें सील करने के लिए यूज करने हैं। हम फर्दर वीडियोज में इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इनके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। और अदर ज्वाइंटिंग मटेरियल भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीयूरेथीन और सिलिकॉन बेस्ड सीलेंट्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि पॉलीयूरेथीन और सिलिकॉन बेस्ड सीलेंट्स हम ज्वाइंट को सील करने के लिए यूज कर सकते हैं। और बस ध्यान ये रखना है कि जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट लिक्विड जो आपने स्टोर किया उस पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जिस स्ट्रक्चर में आप लिक्विड स्टोर करने वाले हो उसके लिए आपको डिजाइन में उसकी एक्सपोजर कंडीशन क्या लेनी है। तो कोई भी स्ट्रक्चर या उसका पार्ट जिस पर आप लिक्विड रिटेन कर रहे हो या उसके ऊपर की स्पेस जो कि खाली है स्ट्रक्चर में, दैट शैल बी कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट टू सीवियर कंडीशन एज पर IS 456। ठीक है, IS 456 के हिसाब से उसको सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए हमें डिजाइन करना है, अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड कि मेंबर हमारा वेरी सीवियर या एक्सट्रीम कंडीशन पे लाई कर रहा है एज पर IS 456। तो इन जनरल हम सीवियर एक्सपोजर के लिए डिजाइन करेंगे। अगर हमारी IS 456 के हिसाब से वेरी सीवियर या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एक्सपोजर कंडीशन को मीट आउट कर रही है तो हम स्ट्रक्चर वेरी सीवियर या एक्सट्रीम के लिए डिजाइन करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोविजंस जो हैं कंक्रीट के लिए IS 456 और प्री स्ट्रेस के लिए IS 1343 के स्पेसिफिकेशंस हमारे अप्लीकेबल होंगे along with the following requirements। रिक्वायरमेंट ये है कि जो सीमेंट कंटेंट आप यूज करने वाले हो कंक्रीट बनाने के लिए, नॉट इंक्लूडिंग फ्लाई ऐश या ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इन एक्सेस ऑफ 400 kg मीटर पर क्यूब। नॉर्मल हमने RCC में IS 456 में पढ़ा था कि हमारा जो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट है वो कितना हो सकता है, दैट कैन बी 450 kg पर मीटर क्यूब। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि IS 456 के प्रोविजन तो हम ले रहे हैं, बट यहाँ पे जो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट का लिमिट है उसको रिड्यूस करके 400 kg पर मीटर क्यूब कर दिया गया है। ठीक है, बिकॉज ये इससे ज्यादा अगर हम यूज करते हैं सीमेंट कंटेंट तो देयर आर चांसेस ऑफ थर्मल क्रैकिंग ड्यू टू ड्राइंग श्रिंकेज इन थिन सेक्शन स्पेशली, या हमारा जो रिस्क ऑफ डैमेज है
एल्कली सिलिका रिएक्शंस के लिए वो भी हमारा बढ़ जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बेस्ड ऑन दी रिजल्ट्स एक्सपीरियंस इसको लिमिट जो है उसको कम कर दिया गया है। बिकॉज कंट्रोल ऑफ क्रैक्स इज द मोस्ट प्राइमरी फैक्टर जो कि वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है जिसमें हमारे जो प्रोविजंस हैं वो IS-456 और IS-1343 के ही अप्लीकेबल हैं। इंपॉर्टेंट टेबल है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स या वाटर टैंक्स बना रहे हो, अगर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंक्रीट जो आप यूज करने वाले हो उसके हिसाब से आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रखा गया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेन कंक्रीट अगर आप यूज कर रहे हो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपको 250 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने के लिए आपको 250 kg यानी 5 बैग्स आपको सीमेंट के डालने ही डालने हैं। और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो जो लिमिटेड है दैट शुड बी लेस देन 0.5 और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शुड बी ग्रेटर देन M20। ठीक है, थोड़ा सा अलग है IS-456 के प्रोविजन से, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप याद रखिएगा। रेनफोर्स कंक्रीट से अगर आप कोई लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हो तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपका 320 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी लेस देन 0.45 और जो मिनिमम ग्रेड है कंक्रीट का दैट शुड बी M30। ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज है कि आरसीसी के वाटर टैंक्स बनाने के लिए आपको जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए दैट इज M30, अज्यूमिंग कि हमारा जो एक्सपोजर कंडीशन है दैट इज सीवियर, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्री स्ट्रेस कंक्रीट का अगर आप लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है दैट इज 360 kg पर मीटर क्यूब और जो मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो है दैट शुड बी लेस देन 0.4 और जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू M40। ठीक है, तो प्री स्ट्रेस के केस में M40 यूज करना है मिनिमम ग्रेड और रेनफोर्स कंक्रीट के केस में M30 यूज करना है। अगर आप M30 नहीं यूज कर पा रहे हो और वहां पर आपकी जो स्मॉल कैपेसिटी टैंक्स हैं, बेसिकली जहां पर स्मॉल कैपेसिटी टैंक्स वो टैंक्स हैं जिनकी कैपेसिटी जो टैंक्स की है पानी स्टोर करने की यानी लिक्विड स्टोर करने की वो हमारी 50 क्यूबिक मीटर है। ध्यान रखना है कि स्मॉल कैपेसिटी टैंक्स वो टैंक्स हैं जिनकी जो कैपेसिटी है 50 क्यूबिक मीटर से कम है जो स्टोरेज कैपेसिटी है। और अगर वहां पर आप M30 ग्रेड कंक्रीट का आरसीसी में नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो उसको रिलैक्स कर सकते हैं। मिनिमम आप M30 से M25 तक जा सकते हो, यानी मिनिमम आप M25 यूज कर सकते हो। हाउएवर एक्सेप्शन ये है कि ये एक्सेप्शन जो है दिस एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द कोस्टल एरियाज। ठीक है, बिकॉज वहां पे सीवियरिटी एक्सपोजर कंडीशन सीवियर हो जाएगी तो वहां पर हम अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद जो नॉमिनल कवर टू रेनफोर्समेंट है इन स्ट्रक्चर्स में दैट इज गवर्न्ड बाय IS-456 प्रोविजंस डिपेंडिंग अपॉन कि किस एक्सपोजर कंडीशन के लिए हमने अपना लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। तो दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आपको ध्यान रखने हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोविजंस। और फर्दर मैं वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करता रहूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।